अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस के इजाफी नोट के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील को तुन कर रख दिया है। 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट क्या रहा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको किस तनाजुर में लिया गया और उसके ऊपर किस अंदाज से फैसले किए गए, तमाम तर ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है या कोई और है, और इलेक्शन कमीशन इस तमाम मामले के अंदर अवाम के मतमे नजर को किस तरह ओवर रूल करता रहा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इजाफी नोट के अंदर वो सब कुछ लिख दिया है जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके अलावा बजट 2024-25 के अंदर जायदादें बेचने और खरीदने का जो मामला है, बेचने के मामले के ऊपर जो टैक्स लगाया गया उसमें दो तरह की शख्सियात को छूट दी गई है। ट्रिब्यून की ये स्टोरी है। वो दो तरह की शख्सियात कौन सी हैं जिनको टैक्सेस से छूट दी गई है? जब दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया जाता है, जब यह कहा जाता है कि टैक्सेस के लिए तमाम लायबल हैं, फिर ऐसा क्यों है कि कुछ शख्सियात को इसमें छूट दे दी जाती है, कुछ लोगों को इसमें छूट दे दी जाती है? वो क्या डिटेल्स हैं वो डिटेल्स शेयर करूंगा भाई। बिल बहुत ज्यादा बढ़ाकर आ रहे होंगे, 200 यूनिट से कम और 1 यूनिट के ज्यादा वाली जो स्टोरी है वो तो वैसे ही वायरल है। 500 रुपए का इजाफी सरचार्ज इसमें शामिल किया जा रहा है। एक और कहानी हुई है, मेरे साथ हुई है। क्या वाकया है और इस कहानी का नतीजा क्या हो सकता है? आप सब भी इससे गुजर रहे होंगे, हो सकता है अभी नहीं गुजर रहे तो बाद में गुजरें। वो बिजली के बिलों का मामला है, वो मैं एक्सक्लूसिव स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। डंडे का फैशन है, डंडे के फैशन को एंजॉय कीजिए और दबाते रहिए, ठीक है? अगर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए कर चुके हैं, वेल एंड गुड। नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वीडियोस का चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस का फ्लो रहे। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, फायरवॉल इशू है, ये ब्रेक करना है, और ये ब्रीच तभी हो सकता है जब आप मैक्सिमम कमेंट्स करेंगे तो आपके और हमारे दरमियान में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों के केस की। मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर इख्तलाफी नोट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लिखा है, और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ऑड बिटवीन द इवन के तौर पर काम कर रहे हैं, और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके कंडक्ट के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं उठाना पड़ा माजी में। जस्टिस साहब अपना एक कद रखते हैं और वो जब भी लिखते हैं जमहूर की आज़ादी और आइन की सरबुलंदी के लिए लिखते हैं। तो उन्होंने ये इजाफी नोट मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर लिखा। उस इजाफी नोट के कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 4 सफ़हात का इख्तलाफी नोट लिखा है। वो लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अहम सवालात उठाए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। यानी वो कहते हैं कि खुद इलेक्शन कमीशन इस चीज को एडमिट कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है कि एक बड़ी जमात को इलेक्शन में लड़ने की इजाजत नहीं दी गई और उसे नाअहल करार दिया गया। बादियों नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था, और इस चीज की एडमिटेंस ऑलरेडी हो चुकी है हियरिंग के दौरान कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद कतई ये नहीं था उस फैसले के अंदर किसी बड़ी जमात को नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। ये एक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस का इख्तलाफी नोट है जो सीनियर जजों में से एक है सुप्रीम कोर्ट के। वो मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर ये लिखते हैं कि अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हुकूक से भी महरूम किया गया। एक और सवाल जस्टिस अतहर मिनल्लाह का जो बहुत इंपॉर्टेंट था इस केस के अंदर वो ये कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी? इसी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब रोते रहे। इसी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना 2018 के इंतखाबात में बाकी सियासी जमातें भी रोती रही हैं। और इस दफा तो जिस तरह से डकैती मारी गई इलेक्शन के दिन,
इलेक्शन से अगले दिन नतायज के ऊपर डकैती मारी गई, उसके ऊपर यह क्वेश्चन बनता था कि क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। जब नहीं दी गई, उसके बावजूद ये कर दिया गया, तो उसका सवाल किससे किया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मकसूद नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिखकर फुल कोर्ट्स बनाने से लेकर अभी तक का जो बड़े बड़े जजेस का ख्वाब था या खेल था, वो सारा का सारा चकनाचूर कर दिया। वो नजर आ रहा था, हकायक उसके नजर आ रहे थे, ये मुतादिद सहाफ़ी लिख रहे हैं। नोट में एक और चीज लिखी गई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिख दिया और इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाहल किया गया। बादी नज़र में फैसला किसी को नाहल करार देने के लिए नहीं था। अदालत फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को निकाल चुकी है। असल स्टेक होल्डर अवाम है, जो इस वक्त अदालत के सामने नहीं है। अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की जिम्मेदारी है, यह जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है। और इस तरह उन्होंने तमाम तर एक्ट को जो हुकूमत के सरपरस्ती में होता रहा, चाहे वो हुकूमत निगरां सेटअप में हो जो कि एक्सटेंशन थी प्रीवियस गवर्नमेंट की, और फिर चाहे यह हुकूमत हो जो एक्सटेंशन थी निगरां हुकूमत की, इन तमाम सेटअप्स के अंदर सहूलतकारी इलेक्शन कमीशन को मुबैना तौर के ऊपर मिलती रही है और उसके कंडक्ट को एक्सपोज कर रख दिया है जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने। तो हैट्स ऑफ टू सच अ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज, और पूरी कौम उनसे मुतालिक इस वक्त ट्विटर या सोशल मीडिया के ऊपर जहां जहां जाएं बड़े पॉजिटिव कलमात लिख रही है। सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ द डे मैं शामिल करता हूं जी। सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ द डे, आपको पता है कि बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है। इस बजट के अंदर वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके और हमारे हक में नहीं जा रही हैं, वो हम सबको भुगतना पड़ रही हैं। बिलों से लेकर प्रॉपर्टी तक टैक्सेस लगा दिए गए। अब जो प्रॉपर्टी का मामला है, उसको बेचने के ऊपर एक कैपिटल टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये 2 टैक्सेस लगाए गए हैं, लेकिन इनसे 2 अदद शख्सियात को इस्तिस्ना भी दिया गया है। वो मैं आपके सामने रख देता हूं, ये जरा देखिएगा। ये एक स्टोरी है ट्रिब्यून की, ट्रिब्यून ने ये स्टोरी शेयर की है, तो इसको जरा मैं आपके सामने रखता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ exempted the income tax on sales of properties by serving in retired bureaucrats and serving in retired military personnel। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैंने नहीं घड़ा और हुकूमत ने ये वाला इकदाम उठाया है, ये आपके सामने रखना है। वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किसी भी प्रॉपर्टी की सेल्स के ऊपर इनकम टैक्स रिटायर्ड और सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड और सर्विंग सरकारी एहलकारों और फौजी एहलकारों पर से हटा दिया है और फिर उनको एग्जेप्ट कर दिया है। यानी बाकी तमाम पब्लिक ये टैक्सेस देगी, इनकम टैक्सेस, लेकिन ये वाले जो इदारों के सरकारी एहलकार हैं वो नहीं दिया करेंगे, चाहे वो सरकारी रिटायर्ड या गैर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर बाकी इदारों के मुलाजमीन हों। इसके ऊपर नजम सेठी साहब प्रोग्राम के अंदर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लॉट्स और फाइलें डीएचए वाले बेचते हैं। ये नजम सेठी साहब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा प्लॉट्स और फाइलें डीएचए वाले बेचते हैं। उन्होंने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल और ब्रोकरेट्स को टैक्स में छूट देती है कि आप जितनी मर्जी फाइलें बेचें। ये सिर्फ मामला फाइलों का नहीं है वैसे बाय द वे, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान पर प्रॉपर्टी बेचने और लेने पर टैक्स आयद कर दिया गया। देखें, टैक्स तमाम लोग देते हैं, आप और हम सब जो है ना नेसेसिटीज़ के ऊपर भी टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन अगर एक बंदे की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है और उस जमा पूंजी से वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको बेचता है तो उसके ऊपर भी अच्छा खासा टैक्स लगा दिया गया और बहुत सारे लोग इससे एग्जाम्प्ट कर दिए गए। या तो सबके ऊपर हो फिर, या सबके ऊपर नहीं होना चाहिए। चलें जी, एक और बड़ी स्टोरी, एक और बड़ा केस मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। वैसे तो आपको पता ही है कि 200 यूनिट से कम आपका जो बिल होगा वो निस्बतन कम होगा। 200 से ऊपर 1 यूनिट भी होगा तो 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा लगा दिए जाएंगे और आपके बिल के जो मामलात हैं वो आपके दस्तरस से बाहर चले जाएंगे। आप जेवर बेचें, कुछ बेचें, आपको बिल पे करना पड़ेगा। मेरे साथ एक अलग मामला पेश आया भाई, मैं तो इसके ऊपर हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ। मेरा जो मई का बिल आया है वो टोटल बिल है 767 रुपये, 767 रुपीज़। यानी मई का बिल मेरा ना आने के बराबर है। जो रेगुलर मेरे बिल आते हैं महीने के घर के, क्योंकि मेरे घर में यूजेज कम है, तो 8,000 10,000 ऐसी चल जाए तो 18-19 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं आता। मई का महीना गर्मी का महीना था, मैंने इसमें एसी भी चलाया, जाहिर है। इसका बिल मुझे 767 रुपये विदाउट लेट फीस और 782 रुपये विद लेट फीस लग रहा है अगर मैं बाद में जमा कराता हूँ। फिर मैंने गौर से जाकर इस बिल के ऊपर देखा तो मुझे पता चला कि इस महीने तो रीडिंग ही नहीं ली गई। यानी
9,369 यूनिट मेरे थे अप्रैल में, और वही 9,369 यूनिट मेरा बिल जो मेरा मीटर चला है वो लगे हैं मेरे मई में, और टोटल 1 यूनिट मेरा चार्ज हुआ है मई के अंदर। तो वैसे तो बड़ी खुशी की बात है जनाब कि मेरा बिल 767 आया है, लेकिन इसके पीछे कार्रवाई क्या है मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किया। उन्होंने कहा भाईजान होना ये है कि अगले महीने ठोक के दोनों महीनों का बिल एक साथ लगेगा, और दोनों महीनों के जब यूनिट एक साथ लगेंगे तो जाहिर है वो 200 से तो एक्सीड कर चुके होंगे, हो सकता है 400 से भी एक्सीड कर जाएं, तो ठुक के आपको बिल पड़ना है 60-70 हज़ार रुपए। ये आप बताएं, इसको 2 नंबरी आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यानी मीटर रीडिंग ना करने की जिम्मेदारी भी मुझ पे डाल दी जाएगी। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आपकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आईएसको का बिल है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का बिल है। इनको शर्म नहीं आती कि आप जो है प्रॉपर टाइम के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर आप अगर घरों या अपार्टमेंट्स के मीटर रीड नहीं कर सकते तो दूर उत्तादा इलाकों में क्या करते होंगे मेरे भाई? वैसे है तो आप इस्लामाबाद के लिए ही, लेकिन दायरा मुजाफाती इलाके भी आपके अंडर आते हैं। तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि अगर अगले महीने 200 यूनिट्स तो वैसे एक्सीड करेगा ही करेगा, जब 4 या 500 यूनिट से एक्सीड करेगा तो आपने तुल के रख देना है बिल। तो ये वाला फायदा अब उठाया जा रहा होगा। यकीनन आप कमेंट्स में लिखेंगे जिनके इस्लामाबाद के बिल होंगे, मेजॉरिटी के साथ ये हुआ है। अगर मेरे साथ हुआ है तो भाई ये फिर एक एग्जाम्पल है, इसकी डिटेल में बिल की शेयर कर नहीं सकता क्योंकि एड्रेस और बाकी चीजें लिखी होती हैं, बट इट हैपन टू मी, ये मेरे साथ हुआ है। अब आ जाते हैं आगे जी। ये बोलती एक तस्वीर है, मैं शेयर करना चाह रहा था। ये मलकू का गोल्डन यूट्यूब बटन है, यानी 1 मिलियन से ऊपर इनके सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए। मलकू ने अपने एक वीडियो पैगाम के अंदर इस गोल्डन बटन की तमाम तर जो काविशें हैं और उसका क्रेडिट है वो इमरान खान साहब को दिया है। तो उनको भी पता चल गया है कि पब्लिक क्या कर सकती है। लोगों ने उनकी वीडियोस देखना छोड़ दी थी, तो उन्होंने वापस आकर इस चीज़ का इकरार किया है कि उनका ये जो गोल्डन बटन है वो इमरान खान के फैंस और फॉलोअर्स की वजह से ही उनको मिला है। अब शामिल कर लेते हैं कुछ वायरल ट्वीट्स, लाइक साबिर शाकिर साहब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के इजाफी नोट के ऊपर या इख्तलाफी नोट के ऊपर लिखते हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला का अहम तरीन नोट, कैसे सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान वापस लेने वाले फैसले की गलत तशरीह करके एक बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर और आवाम को वोट से महरूम रखा गया। इमरान रियाज खान साहब, ये जो बिलों का मामला था जिसके ऊपर नजम सेठी साहब ने बहुत गुस्से से बोला कि कुछ इदारों की शख्सियात को एग्जैम्प्ट किया गया प्रॉपर्टी बेचने के इनकम टैक्स से, उसके ऊपर इमरान रियाज लिखते हैं, एक नहीं दो पाकिस्तान, फौजी और सिविल अफसरान के लिए छूट और आम पाकिस्तानी पर इजाफी टैक्स की नाइंसाफ़ी। अच्छा जी, आगे अब हम चलते हैं। हामिद मीर साहब जो याद दहानी कराते हैं इलेक्शन 2024 से मुतालिक, वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं 1 साल पहले कहा था आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन का इनेकाद नवंबर 2023 तक होना लाजमी था, और ये जिम्मेदारी जस्टिस काजी फायज ईसा की थी कि वो आइन में तयशुदा मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन कराते। मैंने साफ साफ कहा था कि अगर इंतखाबात फरवरी में हुए तो बहुत मुतनाज़ा होंगे। हमने तो ये तक कह दिया था कि अगर इंतखाबात हुए भी तो बहुत मुतनाज़ा होंगे, जिस तरह के हालात बने हुए थे। अव्वल तो ये होने नहीं थे, होने उस वक्त दिए गए जब इमरान खान को सज़ा सुना दी गई थी। कुछ वायरल बयान शामिल कर लेता हूँ डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं 100 दिन में जो काम करके मैं आई है 300 सालों में सब मिलके भी इतने काम नहीं कर सकते। फिर सुनिएगा, 100 दिन में जो काम करके मैं आई ये 300 सालों में सब मिलके भी इतने काम नहीं कर सकते। मतलब मेरी समझ में नहीं आया, 300 साल में ना होने वाले काम 100 दिन में कैसे हो गए? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया वैसे? भाई थोड़ा सा कम कर, 30 साल वाली बात कर लेते तो फिर भी हजम हो जाती। मैं कहता हूँ थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं हम 4 माह से सर नीचे करके गालियां सुन रहे हैं, मरीम नवाज की पहली तकरीर पर गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। अब मुझे एक चीज़ पूछनी है, जस्टिफिकेशन तो इसकी कोई नहीं है वैसे बाय द वे। कोई भी क्लास का बच्चा अगर चीटिंग के बाद क्लास में टॉप करके इज्जत वसूल करना चाहे तो बाकी क्लास के बच्चे उसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे? एक क्वेश्चन है वैसे बाय द वे, कैसे कर लेते हो यार? ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बजट में तनख्वाहदार तबके पेंशनर और मजदूरों को रिलीफ दिया गया। इसे रिलीफ कहते हैं ये रिलीफ है ये रिलीफ है भाई, अल्लाह का वास्ता भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो?
भारत T20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया। भारत को बहुत बहुत मुबारक। लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ क्या हुआ, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की लड़ाई कहां तक पहुंची, आज शाम का जो व्लॉग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपसे गुजारिश होगी कि उस व्लॉग को आपने जरूर देखना है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।